सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सेक्शन इसका हो जाएगा 115 TC। क्या हमें सेक्शन याद करना है? नहीं, ऐसा यहाँ पे इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, अपना भी करो चलेगा। ठीक है, समझिए क्या है ये। सेम वैसा ही कंसेप्ट है जैसा बिजनेस ट्रस्ट का था। अब ये जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होता है ना, इनका काम क्या होता है? सिक्योरिटीज को मैनेज करना, मतलब सिक्योरिटीज होल्ड करना और उनको मैनेज करना, राइट। तो आप समझिए इसको ध्यान से, ये उससे बहुत ज्यादा आसान है। उसमें तो फिर भी कुछ बातें थी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये कौन है बंदा यहाँ पे? ये इन्वेस्टर है। कौन सा इन्वेस्टर? जो पैसा लगाता है सर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर। ठीक है, ये इन्वेस्टर है जो पैसा कहाँ लगाएगा? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर। अब बात आई सर ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है क्या? ठीक है, तो इसको अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे एक्ट लिखे गए हैं, ठीक है, जिसमें सेबी के अंडर में, सरफेसी के अंडर में, आरबीआई के अंडर में, अलग अलग में इसको लिखा गया है। पर हमें इतना टेक्निकली दिमाग में नहीं जाना है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट किस चीज में रजिस्टर्ड होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। समझ गए? तो आप करने जाएंगे तो बेवजह कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहोगे मैं तो लिखवा दूंगा कि सर ये सेबी के अंडर भी रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, ये आरबीआई के अंडर भी रजिस्टर्ड होता है, ये सरफेसी एक्ट में भी होता है, ठीक है। पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, हाँ जी बहुत है। अब होता क्या है ये सुनिए ध्यान से। ये ट्रस्ट क्या करेगा सर? ये इन्वेस्टर से पैसा लेगा और इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेगा। कहाँ पे? सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, राइट। ओके, अब सिक्योरिटीज में जब ये इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इसको इनकम कहाँ से मिलेगी? सिक्योरिटीज से मिलेगी। सिक्योरिटीज से मिलेगी ना, यहां से, जैसे कोई इंटरेस्ट हो गया, कोई गेन हो गया, है ना, कैपिटल गेन हो गया, इस तरीके की इनकम मिलेगी इसको सिक्योरिटी से। यस। अब यहाँ पे क्या बोला, देखो ये आसान क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया कि ट्रस्ट को जो कुछ भी मिलेगा, ट्रस्ट को जो कुछ भी मिलेगा वो 1023 DA के अंदर टोटली एग्जम्प्ट है। बात है जो कुछ भी मिलेगा ट्रस्ट को वो सारा एग्जम्प्ट है 1023 DA के अंदर। कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं है। हो गया असेसमेंट? जब कोई इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तब तो असेसमेंट बचा ही नहीं। बताओ हाँ या ना? हाँ, चलिए अब यही सेम इनकम पास ऑन हो जाएगी कहाँ पे? यूनिट होल्डर को। ठीक है, ये सारी इनकम पास ऑन हो जाएगी किसको? यूनिट होल्डर को। तो यूनिट होल्डर को जब ये इनकम पास ऑन होगी तो उसके लिए ये टैक्सेबल होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर, डेफिनेटली उसके लिए तो टैक्सेबल होगी। फिर ट्रस्ट के लिए होगी तो उसके लिए नहीं होगी, उसके लिए होगी तो ट्रस्ट के लिए नहीं होगी। एक तरीका है, एक जगह पे टैक्स लगना है चाहे वो कहीं भी लग जाए। आगे बात सुन। अब सेम पॉइंट इसमें भी बोले गए। क्या कॉमन पॉइंट सेम बोले गए? वो और सुनिए कि जिस नेचर में इनकम ट्रस्ट कमाएगा और उसको पास ऑन करेगा वही नेचर उसका रहेगा। जैसे याद है आपको पिछले क्वेश्चन में बिजनेस ट्रस्ट के अंदर हमने प्रोपोर्शनेट किया था। जिस जिस तरीके की इनकम ट्रस्ट ने कमाई थी उस तरीके की इनकम हमने इन्वेस्टर जो यूनिट होल्डर था उसके हाथ में लिखी थी। बोलिए हाँ या ना? लिखी थी या नहीं लिखी? लिखी थी। तो सेम चीज यहां रहेगी सर, सेम चीज यहां रहेगी कि जिस जिस तरीके की इनकम ये ट्रस्ट कमाएगा
उस तरीके की इनकम इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ये मानते हुए कि जैसे इसी ने कमाई हो, इस तरीके से कि जैसे इसी ने वो कमाई हो ना इनकम। जैसे मान लीजिए ट्रस्ट ने मेरे से पैसा लेके सर ABC सिक्योरिटी में डाला, तो यहाँ क्या कंसेप्ट चल रहा है कि वो पैसा ट्रस्ट ने नहीं डाला, इन्वेस्टर ने ही डाला है सीधा पैसा। वो पैसा सीधा किसने डाला है? इन्वेस्टर ने ही डाला है ABC में, क्योंकि उसके पास छोटा अमाउंट था इसलिए वो इसके थ्रू जा रहा है, पर डायरेक्टली वो यहीं जा रहा है, इनडायरेक्टली वो खुद ही यहाँ जा रहा है। तो इससे जो भी इनकम होगी वो किसकी मानी? इन्वेस्टर की मानी, और टैक्स भी उसी नेचर में इन्वेस्टमेंट से लिया। बोलो आई बात समझ में? तो सेम नेचर ऑफ इनकम इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, ऐसा कहें तो सही रहेगा। सेम नेचर ऑफ इनकम इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। ओके, अगर सर ईयर एंड पे, अगर ईयर एंड पे ये पैसा क्रेडिट नहीं करता इन्वेस्टर के अकाउंट में, तो उसे क्या कर देंगे? इफ इनकम नॉट पेड और credited to investor, then such income will be deemed to be credited. उस इनकम को क्या मान लिया जाएगा? deemed to be credited। आई बात समझ में? जिस बात की हमने कल कहा था वही सेम चीज यहाँ है, उसे क्या मान लिया जाएगा? deemed to be credited। इस डीम टू बी क्रेडिटेड को मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, मे बी आपके माइंड में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। आपने एफडी का नाम सुना है? एफडी, फिक्स डिपॉजिट। यस सर, सुना है। फिक्स डिपॉजिट में हम जो पैसा लगाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए लगाए और मुझे बोला गया कि 8 साल के बाद आपको 10 लाख मिलेंगे। ओके, अब पहला साल कंप्लीट हुआ, क्या मैंने इस एफडी पे कोई इनकम कमाई है? बोलो हाँ यार, कमाई है। हाँ सर कमाई है, ठीक है। क्या बैंक ने मुझे पैसा दिया है पहले साल? नहीं, मतलब इनकम कमाई है पर बैंक ने मुझे दी नहीं है, पर फिर भी आप टैक्सेबल कर रहे हो। क्या यहाँ पे भी डीम टू बी क्रेडिटेड का कंसेप्ट लगा रहे हो आप? क्या आप उसको अक्रूड इनकम मान रहे हैं? बोलिए, अक्रूड इनकम मान रहे हैं क्या आप उसको? हाँ, कि सर कमा लिया पर मिला नहीं। तो जब मैं आपको यहाँ कहता हूं कि डीम टू बी क्रेडिटेड, या आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है और आपको बोलेंगे इस पर टैक्स करो, तो बताइए क्या परेशानी है? फिर यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी तो एफडी में तो वही कर रहे हैं हम, पहले साल भी इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में जमा होते हैं, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, ऐसे 7 साल 8 साल चलता रहेगा, और 8 साल तक हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे। अब वो 10 लाख रुपए उठा के बैंक वाले हमें दे देंगे कि लो भैया ले जाओ, ये तो होता है। तो बैंक के लिए तो खर्चा हो जाता है हर साल, हमारे लिए इनकम हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे ये अगर हमें क्रेडिट करता भी नहीं है, हमें पेमेंट करता भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि इसने हमारे अकाउंट में जमा कर दिए और उस पर हमें टैक्स देना है। तो बताइए क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? ओके, अब सुनिए सर दूसरी बात, जब बैंक हमें एफडी पे इंटरेस्ट देता है, क्या हमारा टीडीएस काटता है क्या? बताइए, मतलब जब वो हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है तो क्या हमारा टीडीएस काटता है वो? हाँ सर काटता है बिल्कुल।
टीडीएस को काटेगा ना, क्योंकि इनकम कमाई है हमने। तो सिमिलरली जब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हमें पैसा देगा या फिर डीम टू बी क्रेडिटेड भी होगा, तो क्या ये टीडीएस काटेगा? यस डेफिनेटली, ये भी हमारा टीडीएस काटेगा। टीडीएस काटने चला गया ना गवर्नमेंट के पास तो टैक्स। ठीक है, इसलिए आप गौर करेंगे कि हर इस तरीके के हर चैप्टर के अंदर हमें ये नहीं बताया कि इन्वेस्टर के लिए टैक्सेबल किस रेट से है, हमें ये बताया है कि टीडीएस किस रेट से कटेगा। बताया था नहीं बताया था? लास्ट वाले चैप्टर में 194 LBA बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना। वो कहते हैं कि भैया ट्रस्ट का काम टीडीएस काटना है, फिर तुम इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स लगा देना, तुम फर्म हो फर्म के हिसाब से टैक्स लगा देना, तुम कंपनी हो कंपनी के हिसाब से टैक्स लगा देना। वो तुम अपना अपना जानो, हमें मतलब नहीं है, हमारा काम टीडीएस काटने जितना है हम काट देंगे। आई बात समझ में? बस आई होप अब आपके ये डीम टू बी क्रेडिट वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए सुनिए सर आगे। दोबारा सुन लीजिए सर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ पूरा कंसेप्ट कि सर एक पर्सन जो कि इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में पैसा लगाता है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आगे सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, यहाँ से इसको इंटरेस्ट या कोई भी इनकम मिलती है, वो इनकम इसके लिए तो टैक्स फ्री है, ये उस इनकम को पास ऑन कर देता है। अब आप यूं कहो कि एग्जाम्प्ट है इसलिए पास ऑन कर देता है, या आप यूं कहो कि पास ऑन कर देता है इसलिए एग्जाम्प्ट है, कि जब इसने सारी इनकम पास ही कर दी तो हम इससे टैक्स किस बात का लें, इसलिए इससे कोई टैक्स नहीं लिया गया। अब रिसीवर जो है उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल है, और टैक्सेबल है तो जाहिर सी बात है इस रिसीवर का टीडीएस कटेगा, कटेगा ना। हाँ जी, रिसीवर का टीडीएस कटेगा। अब रिसीवर का टीडीएस क्या किस रेट से कटेगा ये बात आप समझ लीजिए, इसका टीडीएस कटेगा सर। अब टीडीएस कटेगा कब सर? या तो पेमेंट कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा ना इसको, तो जब या तो इसको पैसा मिलेगा तब इसका टीडीएस कटेगा, या इसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा जिसको हम डीम टू बी क्रेडिट बोल रहे हैं, तो टीडीएस कटेगा। बताइए इन दोनों में से जो भी चीज पहले होगी उस टाइम टीडीएस कटेगा क्या इसका? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जब इसको पेमेंट करेगा तब टीडीएस काटेगा, या फिर जब इसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा तब टीडीएस काटेगा? दोनों में जो पहले होगा उस दिन टीडीएस काट देगा। क्लियर? अब यहाँ पे टीडीएस रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ आपको। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो भी रेजिडेंट है, इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर रेजिडेंट है तो उनका टीडीएस कटता है 25% की रेट से, उनका टीडीएस करता है 25% की रेट से। अदर रेजिडेंट कैसी है? अदर रेजिडेंट मतलब फर्म हो गया कंपनी हो गई, इनमें से कोई है तो टीडीएस कटेगा 30% की रेट से, राइट। अगर नॉन रेजिडेंट है मतलब फॉरेन कंपनी है तो टीडीएस कटेगा 40% की रेट से, ठीक है। और कंपनी के अलावा कोई नॉन रेजिडेंट है जैसे इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है तो टीडीएस कटेगा 30% की रेट से। दोबारा सुन लीजिए, अगर रेजिडेंट पर्सन है इंडिविजुअल एचयूएफ तो 25%, अगर और कोई रेजिडेंट है जैसे कि कंपनी फॉर्म वगैरह वगैरह तो 30%, फॉरेन कंपनी है तो 40 और अदर नॉन रेजिडेंट है तो 30, राइट। अब मैंने कल आपको बताया था कि सर कोविड में 25% रेट कम कर दी गई है रेजिडेंट लोगों के लिए, तो अगर 14 मई से 31 मार्च 2021 तक पेमेंट हुआ है तो क्या ये दोनों रेट कम हो जाएगी? इनका 75% हो जाएगा। कितना होता है 17 इसका 75%? 18.75%, बोलो आया ना। और इसका हो जाता है 22.5। बोलो जी आगे बात समझिए।
कोई डाउट है? चल लास्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट बोलो, चीज पूछो, ऐसे मत बोलो लास्ट पॉइंट। कौन सा, क्या बात पूछनी है वो पूछो। कौन सी डेट है? शुभम कौन सी, किस चीज की डेट पूछ रहे हो? कोविड की डेट? 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में। याद कर लो, ये फिक्स है, याद कर लो, ये डेट फिक्स है। इस दौरान जो भी टीडीएस कटता है रेजिडेंट लोगों का, वो 75% रेट, मतलब रिलैक्सेशन दिया गया 25% का, तो 25% की रेट का 75% आ जाएगा 18.75 बोलो जी, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोल दो। बोली हुई बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए इस ट्रस्ट ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, है ना, इस ट्रस्ट ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और उस पैसे को डीम टू बी क्रेडिट मान लिया गया, और मान के उसका टैक्स कट गया, सब कुछ काम हो गया, सारा काम हो गया। अब जब एक्चुअल में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या दोबारा टैक्सेबल होगी? नहीं सर, दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, राइट। कह रहे हैं सर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट में क्या फर्क है? अरे भाई जमीन आसमान का फर्क है, उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। आप सेम किस बेस पे कर रहे हो उन दोनों को, ये बताओ, आप सिमिलर किस बेस पे कर रहे हो? हाँ तो उसमें सिमिलरिटी क्या है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फॉर्म में और कंपनी में क्या फर्क है? एक पार्टनरशिप फॉर्म है, अंशु से मेरा सवाल है, अंशु एक बात समझना, एक पार्टनरशिप फर्म है जो कपड़ों का बिजनेस करती है, ठीक है, और एक कंपनी है जो कपड़ों का बिजनेस करती है, क्या ये दोनों सेम है? बताइए, क्या ये दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो सिमिलरली बिजनेस ट्रस्ट सिक्योरिटीज में काम करता है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट सिक्योरिटी में काम करता है, तो क्या इनमें फर्क नहीं है? ये भी तो अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसके लिए कल बताया था आपको अलग एक्ट है, इसके लिए आज बताए थे अलग एक्ट है। समझ गए? ओके। कल जो हमने टीडीएस का सेक्शन पढ़ा था 194 एल बी ए पढ़ा था, और आज हमने जो टीडीएस का सेक्शन पढ़ा है कौन सा पढ़ा है? एल बी सी पढ़ा है, बोलिए। ये आपके सामने पूरा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, तो डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से पढ़ लो और पूछ लो। किसी ने बुक से जाके रीडिंग की थी?
सिक्योरिटीज में सारी सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज होती है सारी। कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। हाँ जी, पढ़ लिया। को डाउट किसी को और पूछ लो। चले आगे। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये जो इतने सारे हम फंड ट्रस्ट पढ़ रहे हैं, इनका स्टेटस वगैरह क्या है, तो ध्यान से समझिए। आपको पता है कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एनजीओ वगैरह बनाते हैं, एनपीओ, एनजीओ, ये कहाँ रजिस्टर करवाते हैं? तो बता सकते हैं कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं? आपने कोई चैरिटेबल स्कूल देखा होगा, वो स्कूल कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बोलिए भाई। सर कह रहे हैं सेक्शन 8। ओके, सेक्शन 8 की कंपनी के रूप में, और ये ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकता है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। समझ गए? यस। तो वैसे ही ये जो फंड्स वगैरह हैं, इनको भी बनाने के लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इनका नेचर है इन्वेस्टमेंट का, इनका नेचर है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का, इनका नेचर है बिजनेस ट्रस्ट का। रजिस्टर्ड तो अलग अलग जगह हो सकते हैं। ओके, तो सुनिए, हम बात कर रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट फंड की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड जो है, कंसेप्ट इसका भी वही है जो हमने अभी तक पढ़ा। क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा कि सर एक, नीचे ले लेते हैं। हमने पढ़ा कि सर ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, हाँ सॉरी, इन्वेस्टमेंट फंड है। अब ये रजिस्टर्ड कैसे कैसे हो सकता है? ये सर एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है, ये एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकता है,
ये एज ए फॉर्म भी रजिस्टर्ड हो सकता है। ओके, फॉर्म मतलब एलएलपी, एलएलपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सर ये एज ए बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये इनमें से किसी भी मोड में रजिस्टर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसे करना क्या पड़ेगा, इसे एक कैटेगरी में सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में काम करेगा। जैसे एनजीओ के लिए सर्टिफिकेट प्रिफर्ड होता है, वैसे इन्हें एक सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। आप फॉर्म के रूप में बना के चले जाओ सर्टिफिकेट लेने, आप कंपनी के रूप में बना के चले जाओ, आप ट्रस्ट के रूप में बना के चले जाओ, या आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये सर्टिफिकेट लेना है और आप बन जाएंगे इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक बंदा है जो आपका कौन है, यूनिट होल्डर है। ये बंदा आपके फंड के अंदर पैसा लगाएगा, ये बंदा आपके फंड के अंदर पैसा लगाएगा, समझ गए। तो ये आपका हो गया यूनिट होल्डर, राइट। और उस पैसे को आप आगे इन्वेस्ट करेंगे। अब कहाँ करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहां चाहेंगे वहां करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे इसको दो तरीके की इनकम बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे इसको दो तरीके की इनकम बताई गई है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या समझते हो आप, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में? बोलिए, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या समझते हो आप, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अरे इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं भी हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, सिक्योरिटीज में हो सकता है, प्रॉपर्टी में हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है ना। अगर मैं किसी के बिजनेस में जाके बोलूं कि भैया मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ, पैसा लगाने को तैयार हूँ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या? बताइए, तुम काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि पैसा तुम्हारे पास नहीं है, मैं दे दूंगा, पैसा मैं लगाने को तैयार हूँ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या? तो इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही आप अपनी सोच को वाइडर रखें, ये ना सोचें कि इन्वेस्टमेंट मतलब तो शेयर सिक्योरिटी है बस। अरे भाई, बिजनेस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? यस। तो इन्होंने सर इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया। अब पैसा लगाया तो इनको दो तरीके की इनकम होगी, एक बिजनेस इनकम, एक तो होगी बिजनेस इनकम, और दूसरी अदर इनकम। अब अदर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उसमें रेंट भी हो सकता है, उसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, सारी तो नहीं लिख सकते हम। दो ही क्लासिफिकेशन यहाँ करवाए हमसे, बोला एक बिजनेस इनकम और बाकी अदर इनकम। बोलो, ठीक है। अब ये जो सर इनकम इनको मिल रही है, इसका टैक्सेबिलिटी क्या है, सुनिए। बिजनेस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए इसका टैक्सेबिलिटी क्या है? तो बोला कि जो बिजनेस इनकम मिल रही है वो तो इस ट्रस्ट के लिए क्या है, टैक्सेबल है। और बाकी जो भी इनकम मिल रही है वो सेक्शन 10(23) FBA के अंदर एग्जम्प्ट है सर। बोलो, आगे बात समझ में? इस इन्वेस्टमेंट फंड को दो तरीके की इनकम मिलेगी, एक बिजनेस इनकम और एक बिजनेस के अलावा इनकम। जो इनकम बिजनेस इनकम होगी वो तो इसके लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और बाकी जो भी इनकम होगी वो इसके लिए क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि सर ये है, तो मुझे एक बात बताओ,
क्या हमें इस बिजनेस इनकम का टैक्सेबिलिटी भी देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ये बिजनेस इनकम किस रेट से टैक्सेबल है? क्या ये भी तो जानना पड़ेगा? बोलिए, क्या ये भी जानना पड़ेगा क्या? खास कर को भी जानना पड़ेगा। तो क्या बोला गया वो सुनिए सर। अगर ये कंपनी है, कंपनी के रूप में इन्वेस्टमेंट फंड है, अगर ये कंपनी के रूप में इन्वेस्टमेंट फंड है तो कंपनी की जो भी नॉर्मल रेट लगती है वो लगा दीजिए आप। कंपनी की जो भी रेट इन फोर्स है वो लगा दीजिए। जैसे डोमेस्टिक कंपनी है 30%। कंपनी में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पता है आपको? 30%, 25%, 22%, 15%, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं कंपनी में। तो जो भी कंपनी की रेट बनेगी वो लगा दीजिए। ये रेट्स हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ कंपनी के अंदर। अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलिए 30%। कंपनी पे कितना लगता है? 30 लगता है। तो अगर सर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है तो उस पर कितना लगा देंगे हम? 30 लगा देंगे। अच्छा, एलएलपी पे कितना टैक्स लगता है नॉर्मली? एलएलपी पे नॉर्मली कितना टैक्स लगता है? 30%। तो इस पे भी 30% लगा दीजिए। आई बात समझ में? अरे 12% नहीं लगता, सरचार्ज लगता है 12%। टैक्स की बात चल रही है। ओके, तो कहने का मतलब सर जो जो रेट है वो लगा दीजिए। कंपनी पे कंपनी की रेट लगा दो, फर्म के रूप में तो फर्म की रेट लगा दो, और बाकी कुछ है तो आप लगा दीजिए MMR। और बाकी कुछ है तो आप क्या लगा देंगे? MMR लगा देंगे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बताइए जी, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है कोई डाउट? ठीक है सर, बिजनेस इनकम क्या है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए? मतलब बिजनेस इनकम क्या है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, इसका मतलब क्या है? बिजनेस इनकम क्या है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए? कौन सी इनकम बिजनेस इनकम है, कौन सी नहीं? कौन सी इनकम बिजनेस इनकम है, कौन सी नहीं? आपको लगता है कि ये सवाल आना चाहिए आपके मन में इस लेवल पे आके फाइनल में? क्या आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, लगता है आपको? अच्छा चलो एक बार सबसे पूछते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। कौन सी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए बिजनेस इनकम और कौन सी नहीं है, ये सवाल है किसी के मन में? नहीं है? अरे पंकज, कैसे कैसी बातें करते हो बेटा, थोड़ा फोकस करो। मैं फिर कह रहा हूँ इररिलेवेंट बातों में फंस जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि सर इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर ही थोड़ी होता है, वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी तो कर सकता है। और अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाओगे तो वो इनकम कौन सी होगी बताओ? अगर आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके इनकम कमाओगे तो कौन सी इनकम होगी वो? तो फिर हर जगह इनकम का नेचर थोड़ी बदलता है। हमने जो हेड्स ऑफ इनकम में पढ़ा कि सर बीएनपी में क्या क्या आता है, बीएनपी में वही आएगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ने की वजह से बीएनपी चैप्टर थोड़ी बदल जाएगा। चलिए भाई सुनिए, बाकी लोग आगे सुनिए। अब ये फंड, ये इनकम से वही अगेन पास ऑन करेगा ना यहाँ पे।
यहां से यहां और यहां से यहां। अब ये जो इनकम पास ऑन कर रहा है तो ये तो बिजनेस इनकम भी पास ऑन कर रहा है और ये अदर इनकम भी पास ऑन कर रहा है। ठीक है, अदर इनकम में वो पॉइंट सेम लिख लें कि भैया जो भी नेचर होगा सेम नेचर में से ट्रांसफर होगी। तो जिस तरीके की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड कमाएगा उसी तरीके की इनकम फॉरवर्ड होगी यूनिट होल्डर को, राइट। ठीक है, अब आते हैं सर टैक्सेबिलिटी के ऊपर। बताइए क्या बिजनेस इनकम यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होगी? क्या बिजनेस इनकम यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होगी? नहीं सर, ये एग्जम्प्ट होगी। क्यों एग्जम्प्ट होगी? क्योंकि सर इस पे तो टैक्स लग गया ना, इन्वेस्टमेंट फंड ने टैक्स दे दिया, तो ये थोड़ी देगा दोबारा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं देगा। ओके, क्या ये अदर इनकम टैक्सेबल होगी सर यूनिट होल्डर के लिए? यस सर, ये टैक्सेबल होगी क्योंकि इस पे तो उसने टैक्स दिया ही नहीं है। हाँ जी, बोलो जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब सर बिजनेस इनकम तो यूनिट होल्डर के लिए एग्जम्प्ट है और अदर इनकम यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है। तो क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम अदर इनकम पे यूनिट होल्डर का टीडीएस काटें? बताइए, फर्ज बनता है हमारा इसका टीडीएस काटें? यस। तो हमने 194 एलबीए पढ़ा, हमने 194 एलबीसी पढ़ा, तो बताइए यहाँ पे कौन सा सेक्शन आएगा? 194 एलबीबी। यस, तीनों सेक्शन आ गए लाइन से। यस सर। कितना टीडीएस? सुनिए सर, अगर रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं ना तो 10%, रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो 10%, फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो 40%, और अदर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के अलावा किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो 30%। कोविड वाली रेट कौन से में कम होगी? कोविड में जो 25% का रिलैक्सेशन मिला है वो कौन सी रेट में मिलेगा? 10% में मिलेगा। यस, तो सर ये 7.5% हो जाएगी उस केस के अंदर जब 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 के बेस में टीडीएस कटा होगा। ओके, बोलो जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके भी कॉमन पॉइंट पढ़ लेते हैं सर। पहला कॉमन पॉइंट है सर, बिजनेस इनकम पे टीडीएस नहीं कट होगा। हाँ, जब पाने वाले के लिए कोई इनकम टैक्स फ्री होती है तो उस पर टीडीएस नहीं कटता है। पाने वाले के लिए मतलब रिसीवर के लिए अगर इनकम टैक्स फ्री है तो पेयर उसका टीडीएस नहीं काटता है। तो रूल इसी तरीके से बनाए हैं क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस तो है ही नहीं। फॉर इन्वेस्टमेंट फंड, नहीं इन्वेस्टमेंट फंड के लिए नहीं होगा ना। इन्वेस्टमेंट फंड को देखिए, एक चीज समझिए आप, बिजनेस इनकम हम कैसे कमाते हैं? बिजनेस इनकम हम कैसे कमाते हैं? मैंने किसी को माल बेचा, मैंने गुड सोल्ड किया, मैंने गुड सोल्ड किया, राइट, और मेरे पास पैसा आया। अब यहाँ पे टीडीएस कौन काटेगा मेरा? यहाँ पे स्पेसिफिक पेयर तो है नहीं ना मुझे देने वाला, या तो मल्टीपल लोग हैं। समझ रहे हो बात को?
तो इसलिए टीडीएस कंसेप्ट नहीं होता है बिजनेस इनकम में। भाई बिजनेस इनकम में अभी बताऊंगा रुको, वो टीसीएस बाद में बताऊंगा, सुनो पहले। देखो बिजनेस इनकम में हमें मल्टीपल लोग पे कर रहे हैं, राइट, तो इसलिए टीडीएस कंसेप्ट नहीं होता है। और ये जो इनकम होती है ना, डिविडेंड या इंटरेस्ट, ये हमें कोई स्पेसिफिक पर्सन दे रहा होता है, इसलिए वो टैक्स टीडीएस के दायरे में आते हैं। पहली बात तो ये। हालांकि अब इस साल आपके एप्लीकेबल नहीं है, एक नया सेक्शन जोड़ा गया 194Q। ठीक है, इस साल एक नया सेक्शन जोड़ा गया सर 194Q। तो 1 जुलाई से आने वाली, अब जो 1 जुलाई आएगी, 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। उस केस में क्या बोला गया सर, उस केस में ये बोला गया कि सर जो बायर होगा ना, जो आपसे माल खरीदेगा, वो भी आपका टीडीएस काटेगा अगर एक लिमिट से ज्यादा है अमाउंट तो। पर वो अभी नहीं बताएंगे अब आपको, क्योंकि अभी बताओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है ये। 31 मार्च 2021 तक आपका सिलेबस है, और ये उसके बाद की बात है, राइट। ओके, अंशु कह रहे हैं सर जरूरी थोड़ी है मल्टीपल हो बिजनेस इनकम। अरे मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं होंगे तो आप बिजनेस कैसे बोलोगे उसको। आप एक बार माल लेके आए है ना, और उसको लाके बेच दिया, क्या आप बिजनेस बोलोगे इसको। अंशु, तुम एक बार माल लेके आए और एक जने को माल बेच दिया, क्या इसको बिजनेस बोलोगे। नहीं, तो फिर काउंटर क्वेश्चन तो करते हो, पर ये नहीं सोचते कि कैसे होगा। चलिए भाई सुनिए, कॉमन पॉइंट की बातें कर रहे हैं। सेम नेचर, जो असेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सॉरी जो इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सेम नेचर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। दूसरी बात, डीम टू बी क्रेडिटेड, अगर आपने लास्ट डेट तक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसे डीम टू बी क्रेडिटेड मान लिया जाएगा, राइट। और तीसरा पॉइंट, नो डबल टैक्सेशन। अगर आपने डीम टू बी क्रेडिटेड के आधार पे, अगर आपने डीम्ड टू बी क्रेडिटेड के आधार पे टैक्स लगा दिया, तो फिर जब एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब टैक्स नहीं लगेगा। बताइए, आगे बात समझ में। यहां तक बोलिए, कोई डाउट है किसी को तो। बोलिए भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है, इसी ट्रस्ट के अंदर, पहले मैं आपको ये पूरा दिखा दूं एक बार। इसी ट्रस्ट के अंदर एक और पॉइंट है, ठीक है, पर वो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो वो हम करेंगे कल। आज हम इतना ही करेंगे। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं फिर कह रहा हूं, इन टॉपिक्स को साथ साथ कवर करते जाना। अगर आप ये सोचते हैं कि हम पहले पढ़ लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं, फिर जाके इसको पढ़ेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
मैसेज कर दो, मैसेज। साकार कमल इंटरप्राइजेस से ले लेना।